हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए यूटेरिया के बुक का टेस्ट सीरीज 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस यूटेरिया के बुक का टेस्ट सीरीज 1 अपने चैनल पे पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा टेस्ट सीरीज 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज 1 मिल जाएगा। यह यूटेरिया का जो बुक है इसका टेस्ट सीरीज 2 आज हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे ही हम लोग यूटेरिया के इस बुक का टेस्ट सीरीज आगे भी पढ़ते रहेंगे। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 2 देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये तो सभी को पता ही होगा लगभग। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनी जी ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत और 10 राजाओं के बीच दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो दशराज का जो युद्ध है जो भारत और 10 राजाओं के बीच हुआ था, यह पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषनी नदी। 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत कब का आरंभ माना जाता है? जो विक्रम संवत है इसका आरंभ 57 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ऑप्शन ए 57 ईस्वी पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि शक संवत कब से माना जाता है। आपको ये कमेंट करना है कि शक संवत का आरंभ कब से माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की शासकीय यानी राजकीय भाषा क्या थी? जो गुप्त शासक थे उनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जो एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर है इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुल 17 बार। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन पूछेगा आपसे कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना किसने किया था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर हो गया। लेकिन आपसे जब वास्तविक जोड़ देगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? तो आपको सभी को पता ही होगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया था। लेकिन हमसे पूछा है कि सबसे कम समय तक किस वंश के शासकों ने शासन किया था? तो सबसे कम समय तक खिजली वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो अकबर के समय जो संपूर्ण साम्राज्य था वह 15 सूबों में विभक्त था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरफ दिया है यूरोपीय देश और दूसरी तरफ दिया है स्थापित प्रथम कारखाना, यानी भारत में स्थापित प्रथम कारखाना। तो बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पुर्तगाल बोल रहा है कि पुर्तगाल देश ने सर्वप्रथम कोचीन में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो यह बिल्कुल सत्य है, पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। डेनिश तेमकोवर इसमें स्थापित किया था, यह भी सही है। डच मुसलीपट्टनम, यह भी सही है। लेकिन फ्रांसीसी का दिया है कालीकट, तो फ्रांसीसी ने कालीकट में अपना प्रथम कारखाना स्थापित नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा, फ्रांसीसी कालीकट न होकर क्या होगा, सूरत होगा। यही ऑप्शन डी जो है यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज हो जाएगा जॉन मेंडल हॉल, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉन मिंडेल हॉल। अगला प्रश्न है, किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है?
कहा जाता था? तो बताना ये किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा, जहांदार शाह। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बताना है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुबारक उद दौला। ये बंगाल के अंतिम नवाब थे, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी.डी. सावरकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की रचना की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू ने की थी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जो पाइका विद्रोह था यह बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको दिया हुआ है पत्र पत्रिकाएँ और दूसरी तरफ दिया है संपादक यानी या संस्थापक का नाम, कि कौन से पत्र पत्रिका किस संस्थापक ने स्थापना किया था। तो देखना है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे बंगाल गजट। तो बंगाल गजट को जेम्स अगस्टस हिक्की ने संचालित किया था। फिर दिया है सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश का हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह भी सुमेलित है। फिर दे रहा है बंगदूत, तो बंगदूत का हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यह भी सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई? तो कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई जो विश्वविद्यालय थे, इसकी स्थापना 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा के अंतर्गत हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वुड डिस्पैच। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो यहाँ पे आपको 4 घटना दिया हुआ है। सिंध को अंग्रेज साम्राज्य में मिलाया जाना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, 3 में दिया है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 4 में दिया है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो इसमें सबसे बाद में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एम.जी. रानाडे, जी.बी. जोशी और एस.एच. चिपलूलंकर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट करना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई 1905 को। अगला प्रश्न है, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो लंदन में कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढिंगारा ने कर दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन लाल ढिंगारा। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो असहयोग आंदोलन 1920-22 तक चला था, असहयोग आंदोलन जो 1920-22 तक चला था, इसके प्रस्ताव को चित्तरंजन दास ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो गांधी जी का जो दांडी मार्च था, इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से सुभाष चंद्र बोस ने किया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो कांग्रेस ने 5 स्थानों पे बहुमत प्राप्त किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेडकॉफ को जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मेडकॉफ। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान
निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन उषा मेहता ने, राम मनोहर लोहिया ने और अरुणा आसफ अली, इन तीनों ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था और इसके बाद महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए चले गए थे। तो आपको इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो बताना है कि किस ग्रह के जो दिन का मान है और अक्ष का झुकाव है वो पृथ्वी के समान है। तो वो ग्रह हो जाएगा मंगल, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं उनको जेरोटोफाइटा कहते हैं, यानी जेरोफाइटा कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जेरोफाइटा। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो ये तो लगभग सभी को पता ही होगा, वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो जो टिहरी बांध परियोजना है वह भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वहीं आपसे पूछेगा भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तब अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, तो हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताना है कौन सुमेलित नहीं है। एक में दिया है ए में वन अनुसंधान संस्था देहरादून, यह सुमेलित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्था जोधपुर, यह भी सुमेलित है। हिमालय वन अनुसंधान संस्था शिमला, यह भी सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्या है? सुमेलित है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो महिला हिंसा अधिनियम जो है यह 2005 में पारित किया गया और 2006 से लागू हो गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? फ्रेंड ये जो प्रश्न है वो आपके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मीराबाई चानू को प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। जम्मू कश्मीर के बाद हाल ही में राजस्थान में भी लिथियम के भंडार मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और राजस्थान भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में जम्मू कश्मीर और राजस्थान दोनों एक साथ नहीं देगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 45.03 लाख करोड़ रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है? यानी को बताना है कि कौन सा राज्यपाल और उससे संबंधित राज्य सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल, ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताना है जो द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल्स पुस्तक है तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो 12वां विश्व हिंदी महोत्सव फिजी में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि थे? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो भारत बायोटेक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण कौन सा कार्य निष्पादन नहीं होगा? तो कोशिका में अगर राइबोसोम की अनुपस्थिति हो जाएगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है, तो उन रोगों को चिरकाली कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हो जाएगा हरित लवक। ऑप्शन सी। निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों के परिवहन में किस दिशा में होता है? तो बताना है फ्लोएम से जो पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है वह किस दिशा में होता है? तो वह ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है, यानी पौधे के प्रत्येक भाग तक होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, तो जो पादप में अवशिष्ट होते हैं वह पत्तियों में, छालों में और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी संचित रहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, तो बीज रहित पौधे जो होते हैं उनके उत्पादन में ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों सहायक होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमें अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? जो सामान्य नेत्र होता है यह अधिकतम अनंत की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिकतम के लिए कोई समय सीमा, कोई दूरी तय नहीं है, लेकिन न्यूनतम के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो सभी को पता ही होगा, जनित्र कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विस्थापन की दर को कहा जाता है, जो विस्थापन होता है उसकी दर को वेग कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के डैश होता है। तो जो दो कणों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से लवण का उदाहरण है? तो सभी को पता ही होगा, NaCl यह लवण का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। Mg+2, यहाँ पे दिया है Mg+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो Mg अगर +2 दिया है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 10, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से कितने परमाणुओं के मध्य हो रहा है? द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा होता है? तो द्विबंध वाले जो परमाणु होते हैं उनके मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4। द्रवित पेट्रोलियम गैस का अवयव है, जो द्रवीभूत पेट्रोलियम है इसका अवयव ब्यूटेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा और एथेन भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो दैनिक जीवन में हम लोग सहसंयोजी यौगिक के रूप में जल का उपयोग करते हैं। तो H2O इसका सही उत्तर हो जाएगा। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो एल्डिहाइड में CHO विद्यमान रहता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, तो बताना है कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में क्या सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे अदालत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो यह अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी को निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? तो 17वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सरकार की जो मंत्रिमंडल प्रणाली होती है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है?
तो यहाँ पे सिविल अधिकारी पूछा है। तो केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल का सचिव होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो स्थानीय सरकार का मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है और लोकोपयोगी सेवाएं है, लेकिन कानून व्यवस्था ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कानून और व्यवस्था। विधायकों और सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह तीसरी अनुसूची में वर्णित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरी अनुसूची। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 49 में वर्णित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अनुच्छेद 335 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य लक्षण है, बताना है आर्थिक नियोजन जो है यह क्या है, यह एक अनिवार्य लक्षण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, एक अनिवार्य लक्षण है। तो अभी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का परिवहन आता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वर्तमान जो राज्य में 2022-23 के सर्वेक्षण के अनुसार शहरीकरण का स्तर 16.2% है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तर्षि का नाम दिया गया है में कौन शामिल है? तो इनमें बताना है कि कौन शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी शामिल है। पहला में दिया है सक्षमता को समान सामने लाना, यह भी शामिल है। हरित विकास यह भी शामिल है और वित्तीय क्षेत्र यह भी शामिल है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ी है, यह अपेक्षाकृत पुरानी है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में से कौन सा भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वर द्वीप है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है भारत की सबसे लंबी नदी है, तो सभी को पता ही होगा, गंगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर काली मिट्टी का नाम है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी में ही कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित जो तारों का समूह होता है वह नक्षत्र कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 22 अप्रैल। अगला प्रश्न कर रहा है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो अब दोनों स्थानों के बीच का समय का अंतर क्या होगा? तो अगर दो स्थानों के बीच में 90 डिग्री देशांतर का अंतर होगा तो दोनों के बीच में 6 घंटे का समय का अंतर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 घंटों का। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेंगुएला की धारा जो है यह हिंद महासागर का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगुलहास की धारा, मोजाम्बिक जल की धारा और दक्षिण हिंद महासागर की धारा यह हिंद महासागर की जलधारा है। इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक का हिस्सा ह्यूरॉन है, सुपीरियर झील है और मिशिगन झील है, जबकि बियर जो झील दिया है यह उसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा, बियर झील। अगला प्रश्न कर रहा है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से
किससे शुरू होता है? तो कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 सितंबर। अगला प्रश्न बोल रहा है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं को और वन एवं वन अधिकारियों को तथा वन्यजीव संरक्षकों को, यानी तीनों को दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा उपयुक्त में से सभी को दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जैविक उद्यान है यह नई दिल्ली में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था के से संबंधित है। तो माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया ये जो पुस्तक है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यह पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है, तो सभी को पता ही होना चाहिए बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संबंध में पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो वन नीति यह भी संबंधित है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 यह भी संबंधित है, औद्योगिक नीति यह भी संबंधित है और शिक्षा नीति यह भी पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से चारों क्या है संबंधित है। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो कृत्रिम रूप से बनाया गया है वो हो जाएगा धान का खेत, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न बोल रहा है पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह चिपको आंदोलन का नारा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज के इस इल्यूटेरिया का टेस्ट सीरीज 2 का 100 समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपके इस बुक में 100 प्रश्न जीएस से दिए हुए हैं, जबकि 20 प्रश्न मैथ और रीजनिंग को दिया हुआ है। तो यही आपके 100 जीएस के प्रश्न थे। ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाते रहे। तो चलिए अब हम लोग इसके टेस्ट सीरीज 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।